हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नितिन ढींगरा। और आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, क्लास 10 सोशल साइंस। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और अगर वो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डाल दूँगा, वो भी आप देख लेना। आज हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट और इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इससे जो पिछले पार्ट में जो मैंने आपको कराया था वो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ और फिर इससे हम आगे करते हैं। तो चैप्टर का नाम देख लो स्टूडेंट्स, क्या है? चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, जो मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है इसको आप एज अ स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये नोट्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, जो लास्ट वीडियो करी थी उसमें मैंने इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का डिफरेंस भी बताया था। होप कि वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और जिनको नहीं आता है तो वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हमने पिछली बार डिस्कस किए थे कि 3 तरह के सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में आता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़, और थर्ड में आता है टर्शरी, जिसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। किसान जो है अपने खेत में कोई चीज़ उगाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वीट, गेहूँ उगा लेता है। उसको वीट को, उसको गेहूँ को उगाने के बाद वो किसी फैक्ट्री वाले को दे देता है। वो फैक्ट्री वाला क्या करता है, उस वीट से हम उसका आटा बना करके फिर उसके बिस्किट बनाता है। ठीक है, तो जब बिस्किट रेडी हो जाते हैं तो बिस्किट को मार्केट तक पहुंचाना है। तो बिस्किट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रक का, ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो किसान था, जो वीट प्रोडक्शन था वो प्राइमरी सेक्टर था। जो बिस्किट बनने की प्रोसेस थी वो सेकेंडरी सेक्टर था, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। और थर्ड सेक्टर जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बिस्किट को फैक्ट्री से लेकर के बहुत दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं, वो बोलते हैं टर्शरी सेक्टर, और इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। इसके अंदर एग्रीकल्चर के साथ साथ माइनिंग और फॉरेस्ट्री और ये सारे के सारे इसके अंदर फील्ड आएंगे। हाँ, इसमें डेयरी भी आ सकता है। ठीक है, और फिर सर्विस सेक्टर आता है सेकेंडरी, टर्शरी जो है वो सर्विस सेक्टर है, और जो सेकेंडरी है वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इतना मैंने करा दिया था और आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है जीडीपी। भाई, जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट या कंफ्यूजिंग टॉपिक हम कह सकते हैं कि जीडीपी होता है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो कॉन्सेंट्रेट करो। तो क्या है कि देखो स्टूडेंट्स, जीडीपी क्या है? जीडीपी की फुल फॉर्म सबको याद रहती है। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट जो है वो है डोमेस्टिक, इसको याद रखना, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, डोमेस्टिक आपको पता होगा ना, जब आप कभी एयरपोर्ट पे अगर आप गए हो तो 2 तरह की फ़्लाइट्स होती हैं, एक होती है डोमेस्टिक, होती है इंटरनेशनल। डोमेस्टिक का मतलब होता है जो इंडिया के अंदर अंदर चलेंगी, ठीक है, और इंटरनेशनल जो इंडिया से किसी और कंट्री में जाएंगी। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक का वर्ड का मीनिंग सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे इंडिया में जो कुछ भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उसकी बात करेंगे। चलो छोड़ो, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं समझते, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि जीडीपी क्या होता है। पहले जीडीपी की डेफिनेशन देख लो, यहाँ पे क्या लिखी है। जीडीपी की डेफिनेशन लिखी है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर विद इन अ कंट्री। डिफ़िकल्ट लग रही है? और छोड़ो, टेंशन मत लो, सीखो। देखो जीडीपी क्या होती है। जीडीपी का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि एक सपोज करके कोई एक ईयर ले लेते हैं, अभी जो ईयर चल रहा है 2022, इस ईयर की बात करते हैं 1 जनवरी से, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी से बात करते हैं। 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, इसके बीच में पूरे इंडिया में जो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होगी, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे गेहूँ से बनने वाला आटा हो, चाहे आटे से बनने वाले बिस्किट हों, ठीक है, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये कोई ना कोई प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फिर कोई बंदा इसे आगे सेल करेगा। तो जब कोई बंदा कुछ प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है, उसके बाद जब वो कुछ उसको सेल करता है तो वो सेल करने के वो पैसे लेता है ना। तो ये जो पैसे हैं ये एक सर्कुलेट होते हैं पूरी मार्केट में। जब पैसे पूरी मार्केट में सर्कुलेट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं इकोनॉमी। क्या बोलते हैं उसे? इकोनॉमी। मतलब मनी का सर्कुलेशन को ही हम इकोनॉमी बोल देते हैं।
तो अब जीडीपी क्या है, तो पूरे साल के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी और जितनी भी चीज़ें बिकी उससे जो आया पैसा, ठीक है, जितनी भी चीज़ें बनी और बिक गई उससे जो पैसा मिला उसे हम जीडीपी कहेंगे। अभी तो सिंपल सा इतना समझो, उसे क्या कहेंगे, जीडीपी। पर अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ यानी कि पैसे की अमाउंट, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज, फाइनल ड्यूरिंग अ ईयर विद इन अ कंट्री। देखो क्या है कि हम क्या बात करते हैं कि किसान ने लगाई क्या है, वीट लगाई है। वीट जो लगाई उसने, गेहूं जो लगाई उसने, वो वीट जो है किसी दुकानदार को या किसी कंपनी वाले को बेच दी। तो जैसे वो किसी कंपनी वाले को बेचेगा तो उससे वो क्या मिलेगा, उसे पैसे। तो अब ये जो पैसे हैं ये जीडीपी के अंदर काउंट हो जाने चाहिए थे। बट अब क्या होता है कि ये जो दुकानदार है या जो फैक्ट्री वाला है, इसने जो बिस्किट के जो आटा मतलब गेहूं जो खरीदा है, अब ये क्या करेगा, उस गेहूं से आटा बनाएगा। ठीक है, इसने मशीनें लगा रखी हैं, आटा बना लेगा। जब इसके पास आटा बन जाएगा तो इसका प्लान पहले से था कि मैं इससे आटा बना करके मैं इसके बनाऊंगा बिस्किट। ठीक है, तो जब वो बिस्किट बना लेगा, ठीक है, तो वो बिस्किट सेल करेगा। पहले किसान ने वीट सेल किया, अब जो ये बंदा है ये क्या करेगा, बिस्किट सेल करेगा। जब ये बिस्किट सेल करेगा तो इसको भी क्या मिलेंगे, पैसे। तो देखो वही वीट से एक बार किसान ने पैसे कमाए, उसी वीट से ये जो भी कंपनी वाला है या जो दुकानदार है ये बिस्किट बना करके पैसे कमा रहा है। तो एक ही चीज़ से दो दो बार पैसे आ गए, समझ रहे हो। पहले किसान ने उसी वीट को बेचा और पैसे कमाए, फिर उस दुकानदार ने उसी वीट को प्रोसेस किया, आटा बनाया, आटा बना करके फिर बिस्किट बनाए। अब वही गेहूं से वो बिस्किट बना करके बेच रहा है, ठीक है, तो अब वो भी पैसे लेगा। तो एक ही चीज़ के पैसे दो दो बार नहीं जाने चाहिए, ठीक है, तो एक ही चीज़ के पैसे दो दो बार नहीं जाएंगे। अब देखो, अब डेफिनेशन देखो, तो अब इस केस में हमारे पास फाइनल चीज़ क्या बनी है, बिस्किट। एंड चीज़ क्या बनी है, बिस्किट। अब बिस्किट से आगे कुछ नहीं बन रहा, ठीक है, तो जो फाइनल चीज़ बनी है बिस्किट उसको बोलते हैं फाइनल गुड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फाइनल गुड। तो जो फाइनली जो बिस्किट बन गया, अब ये बिस्किट बिकेगा। इस बिस्किट को बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे, इस बिस्किट को बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे वो पैसे कहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे, जीडीपी में, ठीक है, वो पैसे कहाँ इंक्लूड किए जाएंगे, जीडीपी में। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सपोज करके किसी कंपनी ने कोई कार बनाई, स्विफ्ट डिज़ायर एग्जांपल। तो जो डिज़ायर गाड़ी जो मारुति वालों ने बनाई तो वो मैंने ख़रीद ली, ठीक है। जब मैंने उनसे गाड़ी ख़रीद ली, ठीक है, तो मैंने तो उनको पैसे दे दिए। अब मेरे बाद तो कोई ख़रीद नहीं रहा उसे, क्योंकि मैं तो अब क्योंकि कार बिल्कुल बनकर के रेडी थी और मैंने बिल्कुल एकदम सही से कार उनसे ख़रीद ली। तो ये कार क्या है, फाइनल गुड। पर कंपनी वालों के बारे में सोचो, जब मारुति ने उस डिज़ायर को बनाया होगा तो मारुति के पास सारी चीज़ें थोड़ी अवेलेबल थी। मारुति वालों ने भी तो कहीं ना कहीं से चीज़ें परचेज़ करी होंगी। कोई स्टेयरिंग चाहिए तो किसी और कंपनी से ख़रीदा होगा, कुछ और चीज़ चाहिए तो वो किसी और कंपनी से ख़रीदा होगा, है ना। तो ऐसे करके जब फाइनली उन्होंने कार रेडी कर ली, तो जो कार रेडी हो गई है ना, वो कार सेल करी है उन्होंने, तो कार क्या है, फाइनल गुड है। अब मैंने कार खरीद ली, अब मैंने क्या किया, 3-4 साल कार को चलाया, ठीक है। अब अगर मैं फिर से कार को बेचता हूँ तो जब मैं कार को बेचूंगा तो मेरे पास कुछ पैसे आएंगे, बट ये जो पैसे आएंगे ये जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, तो जीडीपी के अंदर क्या होता है, जो फाइनल गुड होता है ना, उसको एक बार सेल करने में जो पैसे मिलते हैं वो जीडीपी के अंदर आते हैं। तो जीडीपी आपको समझ आ गया होगा। तो जीडीपी क्या है, वैल्यू यानी कि पैसे ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द कंट्री। अच्छा, जो जीडीपी होती है वो गुड्स से भी हो सकती है। गुड्स का मतलब है जैसे कार, गुड्स का मतलब है जैसे बिस्किट, कुछ सर्विसेज से भी हो सकती है। देखो जो हमारे इंडिया में आईटी कंपनीज़ हैं, जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये कुछ सॉफ्टवेयर बनाती हैं। सॉफ्टवेयर को आप टच तो नहीं कर सकते, आप फील कर सकते हो कंप्यूटर में, है ना, लैपटॉप में। तो जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो सर्विस है, ठीक है, वो क्या है, सर्विस है। तो चाहे सर्विस को बेचने से कुछ पैसे आए, ठीक है, चाहे किसी सामान को जो कि फिजिकली आप फील कर सकते हो उसको बेचने के बाद पैसे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं।
जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, चलो मैं तो सपोज किया मैं तो आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं कोई क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, तो मैं उनसे पैसे लूँगा, तो जो मैं उनसे पैसे ले रहा हूँ मैं उनके बदले उनको दे क्या रहा हूँ, कोई चीज़ थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो उन्हें एजुकेशन दे रहा हूँ। एजुकेशन कोई टच करने वाली चीज़ नहीं है, वो कोई फील करने वाली चीज़ है, वो तो ग्रैब करते हो, आप सीखते हो, है ना। तो मैं कोई उनको कुछ ऐसी चीज़ नहीं दे रहा जो उसको टच कर सकें, ठीक है, जो वो टचेबल नहीं है, वो ना इनटेंजिबल चीज़ें हैं ना। तो ये जो इंटेंजिबल चीज़ें हैं ये सर्विस में आती हैं। तो फाइनल गुड्स या सर्विसेज किसी भी एक साल के अंदर और विद इन द कंट्री, और ये इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। अगर इंडिया की जीडीपी निकाल रहे हैं तो इंडिया के अंदर, यूएस की जीडीपी निकाल रहे हैं तो यूएस के अंदर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखो भाई 10 मिनट मैंने जीडीपी में ही दे दिया आपके, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, बड़े आसान से, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना, ठीक है, और अगर समझ आ गया तो यार लाइक कर देना, बढ़िया लगेगा मुझे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चेंजेस इन द सेक्टर। अब ये चेंजेस इन द सेक्टर क्या है भाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो उन सेक्टर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो आज से कुछ सपोज करके 800-700 साल पहले की बात करते हैं। 700-800 साल पहले क्या था, ओनली फार्मिंग होती थी, खेती होती थी सिर्फ, ठीक है। तो जब खेती ही होती थी तो सारे के सारे बंदे जो ना एग्रीकल्चर में ही बिजी रहते थे, ठीक है। सारे के सारे परिवार के सपोज 5 बंदे हैं, 6 बंदे हैं, वो एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं। पर क्या हुआ कि इन द ईयर 1600 के आसपास आकर के जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया की तरफ आ रही थी, उस टाइम पे इंग्लैंड में ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, छोटी छोटी फैक्ट्रीज स्टार्ट हुई, इंजन की जो है ना डिस्कवरी हो चुकी थी, जेम्स वॉट, है ना, आई थिंक सो, हाँ वही होंगे। तो जब इंजन डिस्कवर हो गया, ठीक है, उसके बाद छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगनी स्टार्ट हुई। जब फैक्ट्रीज लगनी स्टार्ट हुई तो जो खेतों में काम करने वाले बंदे थे ना, वो थोड़े थोड़े बंदे निकल करके फैक्ट्रीज में जाने लगे, ठीक है। जब फैक्ट्रीज में बंदे जाने लगे तो क्या हुआ, फैक्ट्री से कुछ चीज़ें जो बन करके आती थी वो सस्ती होती थी, ठीक है। जैसे कि कपड़े की बात करें, जब जब कपड़ा, जैसे कि जब कोई मतलब कोई इंजन वगैरह नहीं बना था, कोई फैक्ट्री नहीं थी, कपड़े तो तब भी पहनते थे लोग। तो वो कपड़े कैसे होते थे, वो हाथ से बुने जाते थे, हाथ से वीविंग होती थी उनकी। तो जो हाथ से बनने वाले कपड़े थे वो लेट बनते थे और महंगे होते थे, क्योंकि एक जो कपड़ा बनाने वाला है वो एक दिन में 2 या 3 शर्ट बना सकता था, मान लेते हैं, ठीक है। बट मशीन क्या करती है, एक दिन में हज़ारों शर्ट बना देती है। तो मशीन का जो कपड़ा है वो सस्ता हो गया, ठीक है। तो जैसे इंडस्ट्रीज़ आई, ठीक है, एग्रीकल्चर से बंदे शिफ्ट हुए इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ के जो आउटपुट थी, जो प्रोडक्ट था, जैसे कपड़े की बात करें, वो सस्ता था, ठीक है। तो जब ये सस्ता था तो प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा था और चीज़ भी सस्ती थी। तो इसको बेचने के लिए दूर दूर जाना पड़ा बंदों को, है ना, समझ रहे हो कि कोई किसी बंदे ने फैक्ट्री लगाई, वो एक दिन में 1000 शर्ट बनाता है और एक वीक में वो 7000 शर्ट बनाता है। तो 7000 शर्ट बना तो दी उसने, अब बेचनी भी है, तो बेचने के लिए भी उसे कुछ बंदे चाहिए, कुछ ट्रक वगैरह चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो एक जगह से दूसरी जगह पे शर्टें ले जाए और वहाँ पे वो बिक सकें। तो देख लो, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों सेक्टर आ गए। तो सबसे पहला तो सेक्टर जो प्राइमरी था बहुत सालों से चल रहा था, पर जैसे ही इंडस्ट्रीज़ में कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आए, ठीक है, कुछ इंजन वगैरह की डिस्कवरी होनी स्टार्ट हुई, स्टीम इंजन वगैरह बने, तो फिर क्या हुआ, फिर सेकेंडरी सेक्टर की शुरुआत हुई, इंडस्ट्रीज़ आई। जैसे इंडस्ट्रीज़ ने प्रोडक्शन बढ़ाया उसके बाद क्या है, टर्शरी सेक्टर। तो इस तरह से ये चलता रहा। तो देखो चेंजेस कैसे है, प्राइमरी सेक्टर चल रहा था, ठीक है, ये मैं प्राइमरी लिख रहा हूँ, ये सेकेंडरी है, ये 3 को मैं टर्शरी लिख रहा हूँ। तो प्राइमरी सेक्टर में जैसे ही क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई फैक्ट्री से, तो सेकेंडरी सेक्टर आ गया। सेकेंडरी सेक्टर की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए टर्शरी सेक्टर आ गया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक इसमें टॉपिक था, अगर आपको थोड़ा मतलब थोड़ी नॉलेज के लिए टॉपिक था। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है, 3 सेक्टर हैं। इन तीनों के 3 सेक्टर की कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। तो देखो, तो जो जीडीपी है ना, वो मतलब जो ये तीनों के 3 सेक्टर हैं, क्योंकि तीनों के 3 सेक्टर में कुछ ना कुछ सामान बन रहा है, सामान बन रहा है तो बिक रहा है, सामान बिकेगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो जीडीपी में जाएंगे, है ना। तो जो प्राइमरी सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 13%, ओनली 13%। अब इसका कारण ये नहीं है, इसका कारण ये भी हो सकता है ना, देखो गेहूँ बहुत सारी बन रही थी, गेहूँ से बिस्किट बन रहा है, गेहूँ से बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, अब सीधा ही बिस्किट के पैसे जा रहे हैं, है ना। तो बिस्किट कहाँ बन रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में। तो इसलिए क्या हो रखा है कि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम है।
तो प्राइमरी से ये आपने याद रखना है, पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स इन द जीडीपी, ऐसे करके। तो प्राइमरी सेक्टर 13% कंट्रीब्यूट करता है, सेकेंडरी सेक्टर 25% करता है, और टर्शरी सेक्टर देखो 62% कंट्रीब्यूशन है। मतलब अगर एक पूरे इंडिया की कमाई में, मतलब इंडिया के अंदर 100 रुपये अगर हैं, तो उस 100 रुपये के अंदर से 62 रुपीज़ कहाँ से आ रहे हैं? टर्शरी सेक्टर से। टर्शरी सेक्टर कौन सा है? सर्विस सेक्टर, ठीक है। 25% आ रहे हैं इंडस्ट्रीज से, और 13% आ रहे हैं किससे? आपके एग्रीकल्चर से। यानी कि अगर एक किसान गेहूँ लगा रहा है, तो गेहूँ की वजह से तो 13 रुपये ही कमा, मतलब 13 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। 25 रुपये कंट्रीब्यूट हो रहे हैं बिस्किट बनाने की वजह से, और 62 रुपीज़ हो रहे हैं कि बिस्किट को बेचने वाले जो बंदे हैं, जो इधर उधर जा करके बेच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इन तीनों के तीन सेक्टर्स ने क्या क्या एम्प्लॉयमेंट, कितनी एम्प्लॉयमेंट ये देते हैं वो देखो। एग्रीकल्चर बहुत पुराना सेक्टर है, शुरू से ही बहुत पुराना है, तो उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर है उसमें थोड़े कम, टर्शरी सेक्टर है उसमें और कम, ऐसे ही होना चाहिए। तो देख लो फिर ऐसे ही होता है। एग्रीकल्चर में काम करते हैं 44%, सेकेंडरी सेक्टर में 25% और टर्शरी सेक्टर में 31%। अब आप कहोगे सर ये तो उल्टा हो रहा है, यहाँ 44% काम करते हैं बंदे और जीडीपी आ रही है 13%। तो भाई इसका कारण ये है कि इंडिया रूरल कंट्री है, तो रूरल कंट्री में क्या होता है, हम मतलब बहुत ज़्यादा गरीब फार्मर्स हैं हमारे पास, अमीर फार्मर कम है। तो जो गरीब फार्मर है, जिसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हम कहते हैं, तो सपोज़ किसी एक किसान के पास ना 1 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, और 1 एकड़ ज़मीन होने के बाद उसके फैमिली मेम्बर हैं 8, तो वो 8 के 8 पता क्या करते रहते हैं? वो 8 के 8 एक ही फील्ड में काम करते रहते हैं, जबकि उस फील्ड में काम करने के लिए ना सिर्फ 2 बंदों की ज़रूरत है। एक ही फील्ड में काम करने के लिए 2 बंदों की ज़रूरत है, तब पर वो क्या करते हैं, फिर भी 7 से 8 बंदे उसी खेत में काम करते रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से तो 8 बंदे एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट तो वो दे रहा है एग्रीकल्चर, बट आउटपुट इतनी ज़्यादा नहीं है, पैसे नहीं है ज़्यादा। तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर जो है 44% जो एम्प्लॉयमेंट देता है, बट ये 44 एम्प्लॉयमेंट देने के बाद भी पैसे प्रोवाइड नहीं करा पाता। पैसे कितने प्रोवाइड करा पाता? 13%। फिर सेकेंडरी सेक्टर देता है 25%, ठीक है, ये लगभग इतना ही है। फिर टर्शरी सेक्टर को देखो, टर्शरी सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है? 31%, बट इनकम कितनी दे रहा है? 62%। ये बात थी। तो ठीक है। अच्छा, अगर कुछ समझ नहीं आया ना तो आप मुझे बता देना, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो, बट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को आसान करना ही मेरा काम है, और अगर डाउट रहेगा तो आपको बताना आपका काम है ना। तो ठीक है। फिर अब देखो, अभी आपको बात बताई कि इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में हो ये रहा है कि एक खेत है और उस परिवार के 8 बंदे उस खेत में लगे हुए हैं, एक ही खेत में, बट काम करने के लिए 2 ही बंदे हैं, कि 2 बंदे अगर काम करें तब भी काम हो सकता है, पर 6 बंदे एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं। तो अगर उस खेत से 1 लाख रुपए की इनकम होती है, ठीक है, अगर उस खेत से 1 लाख रुपए की इनकम होती है, अब उस खेत में काम करने वाले बंदे कितने? 8। तो आप देख लो 12,500 रुपये एक बंदा कमा रहा है पूरे एक साल में, ठीक है। बट अगर ये 6 बंदे जो एक्स्ट्रा ये ना जाएं तो क्या होता? तो होता कि 2 बंदे ही काम कर रहे होते, और ये 2 बंदे क्या कर रहे होते? ये 2 बंदे कमा रहे होते 50-50 हज़ार रुपये, ठीक है। तो अब आप फ़र्क देखो, 8 बंदे एक ही जगह ठूस रखे हैं, पर इनकम नहीं है कुछ भी, बट 2 बंदे काम करते तो बात ठीक हुई। अब इतने सारे बंदे एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, काम है ही नहीं, मतलब 2 बंदे कर सकते थे पर वो लगे हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि बाकी बंदे जो लगे हुए हैं, तो इस तरह की जो एम्प्लॉयमेंट होती है ना, कि मतलब इनके बिना भी काम क्योंकि देखो अब 2 बंदों को काम है, बंदे जा रहे हैं 8, अगर ये 5-6 बंदे नहीं भी जाएँ तो भी काम हो सकता है, पर क्योंकि ये वेले बैठना नहीं चाहते इसलिए चले जाते हैं। तो इस तरह की जो एम्प्लॉयमेंट है ना उनको मिल रखी है, इस तरह की एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, तो इस तरह की एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, या फिर इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सीख लेना। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि बंदों की ज़रूरत कम थी, ठीक है, बट ज़्यादा काम कर रहे थे। फिर अच्छा, अब जो ये जो चीज़ें हो रही हैं, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं कैसे? तो
तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है? देखो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कर सकती है, जो किसान है ना उनको ना लोन दे सकती है सस्ते ब्याज पे। जब किसानों को लोन मिलेगा ना सस्ते ब्याज पे, तो उनके पास पैसे आ जाएंगे। जब किसानों के पास पैसे आ जाएंगे तो उस पैसे का यूज़ करके वो फर्दर क्या कर सकते हैं, और बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो वो छोटी मोटी खेती करते थे, फिर वो एग्रीकल्चर में अपने क्या कर सकते हैं, कोई फ्रूट्स लगा सकते हैं, थोड़ी कमर्शियल महंगी क्रॉप्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये काम जो है गवर्नमेंट का होता है, जो गवर्नमेंट बैंक्स के थ्रू करवाती है। तो हमने लिख दिया कि लोन मिल जाएगा फार्मर को अगर सस्ते रेट पे, तो उसकी इंक्रीमेंट जो है इनकम बढ़ेगी, उसकी इनकम बढ़ेगी तो इसका मतलब है जीडीपी हमारी इंडिया की बढ़ने लगेगी। अच्छा, और एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट ऐसे बढ़ा सकते हैं भाई कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट आया था, उस एक्ट का नाम है मनरेगा। इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जो रूरल एरिया में काम करने वाले लोग हैं ना, उनको काम करने की गारंटी देना। मतलब गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि हम चाहते हैं कि जैसे राइट टू एजुकेशन है ना, वैसे ही हम चाहते हैं कि बन जाए राइट टू वर्क। तो राइट टू वर्क अगर बनेगा तो हर एक बंदे को काम मिलना चाहिए। तो अब साल में दिन तो 365 होते हैं, 365 दिन की गारंटी तो गवर्नमेंट देती नहीं, पर गवर्नमेंट कहती है कि कम से कम हम 100 दिन का काम आपको देंगे। ठीक है, और अगर हम 100 दिन का काम नहीं दे पाए तो हम आपको उसके उसके जो है ना, उसके बदले हम आपको कुछ ना कुछ अलाउंस देंगे। तो मनरेगा याद रखना है, मनरेगा अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए चलाई गई है, और इसमें किसी भी वर्कर को जो है ना 100 दिन का काम जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। भाई हमारे इंडिया में दो तरह के सेक्टर हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी हैं। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज के बारे में आपको बता देता हूँ। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जहाँ पे जो बंदे काम करते हैं बिल्कुल उनको प्रॉपर टाइम होता है कि सुबह 9 से लेकर के 5 बजे तक काम होगा। फिर अगर वो बीमार होगा तो उसे छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, फिर अच्छा अगर उसको चोट लगी तो उसे मेडिकल लीव्स मिल जाएंगी। ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऐसा कहाँ होता है? सरकारी जॉब्स में होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जैसे कोई काम करने वाली लेडीज़ है, ठीक है, अगर वो 2 दिन नहीं आई तो हम क्या कहेंगे कि उसकी सैलरी काट लेंगे। या कोई मजदूर है जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, तो अगर वो रोज़ रोज़ आएगा तो रोज़ रोज़ पैसे मिल जाएंगे, और अगर वो छुट्टी मारेगा तो उसके पैसे कटेंगे। ठीक है, और अगर वो छुट्टी मारेगा पैसे कटेंगे, यस। अगर वो बीमार हो गया, वो नहीं आ पाया, तो उसको कोई छुट्टी नहीं है। तो दिस इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आई होप आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होते हैं, इसमें ड्यूटी जो होती है लिमिटेड आवर्स की होती है, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती हैं। अच्छा, अनऑर्गेनाइज क्या है? अनऑर्गेनाइज में ना कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, कोई सैलरी फिक्स नहीं है, और इसमें कौन होते हैं? लेबरर्स होते हैं, मजदूर वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, 80% जो है रूरल एरिया के जो लोग हैं ना, वो जो खेती करते हैं वो मार्जिनल फार्मर हैं, बिल्कुल ही गरीब फार्मर्स हैं, बिल्कुल गरीब फार्मर्स। तो बिल्कुल जो गरीब फार्मर्स हैं ना, ठीक है, वो सारे के सारे किस में आते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं, क्योंकि इनकम के सोर्स वैसे फिक्स नहीं होते हैं। फिर जो है एंड टॉपिक है इस चैप्टर का, वो एंड टॉपिक क्या है देख लो, वो है पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। ये तो बहुत इजी है। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? जो कि गवर्नमेंट का होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट पैसा लगाती है। और प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है? जहाँ पे गवर्नमेंट पैसा नहीं लगाता, कोई प्राइवेट कंपनी पैसा लगाती है। तो प्राइवेट सेक्टर जैसे कि कोई रिलायंस कंपनी है या जियो कंपनी है, और जो भी प्राइवेट सेक्टर होगा वो किसके लिए काम करेगा? वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा। और जो गवर्नमेंट सेक्टर होगा वो प्रॉफिट के लिए कभी काम नहीं करेगा, वो किसके लिए काम करेगा? वो वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे हमारे इंडिया में कुछ सेक्टर हैं जहाँ पे देखो, अब प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये नहीं है कि हर जगह पे प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे डिफेंस है, तो डिफेंस जैसी चीज़ें गवर्नमेंट ने अपने पास रख रखी हैं, रेस्ट्रिक्टेड हैं कि यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा। ठीक है, हालांकि आजकल कुछ ना कुछ प्राइवेट सेक्टर जो हैं उसमें भी आ रहे हैं, बट कुछ सेक्टर जैसे रेलवे है, रेलवे गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? ताकि जो है अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आया तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो है ना पैसे ज़्यादा कर लेगा। ठीक है, तो ये कुछ था इस चैप्टर में। तो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप मैंने थोड़ा ज़्यादा जल्दी करा दिया है, तो देख लेना, नहीं समझ आया तो मैं दोबारा करा दूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।